हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आई एम तेजश्री और आज के वीडियो में हम एएसआरबी नेट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आज के सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो सप्लाई जो होता है वो फ्लो कंसेप्ट होती है और जो स्टॉक होता है वो फ्लो कंसेप्ट नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज द शेप ऑफ सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व का शेप जो होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व जो होता है वो एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल होता है। सो क्वेश्चन नंबर फोर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मीन्स। तो अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव इज मोर सप्लाई एट सेम प्राइस एंड सेम सप्लाई एट लोअर प्राइस मीन्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेवन इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवन बाय। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट इज पिक द इनकरेक्ट वन आउट इन टर्म्स ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर नाइन इज मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन। सो मार्केट में समतोल कब होता है? जब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई का रेशो इक्वल होता है तभी मार्केट में समतोल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज सप्लाई कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड इफ। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 इज रिडक्शन इन इनपुट प्राइसेस लीड्स टू। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज shift in supply curve can also be written as. So इसका correct answer है option D. So question number 14 is cardinal utility analysis was given by. So cardinal utility analysis जो है वो अल्फ्रेड मार्शल का है. So question number 15 is cardinal utility analysis comprises of. So कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में लॉ ऑफ लाइफ भी शामिल है और लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी भी शामिल है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज लॉ ऑफ लाइफ स्टेट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ लाइफ। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज टोटल यूटिलिटी इज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइसेस इज। सो मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइसेस जो होती है वो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होती है। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज एरिया अंडर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व रिप्रेजेंट। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व के अंडर जो एरिया होता है वो टोटल यूटिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम अंडर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 22 इज लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज। सो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज which among the following is not correctly matched. So इसका correct answer है option C. So question number 24 is equilibrium under many commodities and same price for law of equimarginal utility is given by. So इसका correct answer है option A. So question number 25 is equilibrium under two or more than two commodities under law of substitution is given by. So इसका correct answer है option A. So question number 26 is concept of consumer surplus was given by. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
सो क्वेश्चन नंबर 27 इज कंज्यूमर सरप्लस इज डिफाइंड एज। तो कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन what consumer actually pay and what he have willingness to pay. So क्वेश्चन नंबर 28 इज कंज्यूमर सरप्लस इज। तो कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो प्राइस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 29 इज कंज्यूमर सरप्लस कैन बी स्टेटेड एज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 30 इज जे आर हिक्स एंड एलन गिव। सो इसका करेक्ट आंसर है इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो हम मेजर भी नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम रैंक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 32 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 इज अजम्पशन ऑफ कॉन्वेक्सिटी इन इंडिफरेंस कर्व मीन्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। So question number 34 is indifference curve indifference map is। so इसका correct answer है option D। question number 35 is indifference curve is। जो indifference curve होता है वो convex shape होता है। so question number 36 is higher indifference curve means। तो इसका correct answer है option A। so question number 37 is marginal rate of substitution between good x and y is stated as। so इसका correct answer है option A। so question number 38 is diminishing marginal rate of substitution between good x and y means। तो इसका correct answer है option C। question number 39 is slope of indifference curve is। तो इसका correct answer है option A। so question number 40 is a line that shows all possible combination of two goods that can be bought with the given amount of income is called as। so इसका correct answer है option C budget line। so question number 41 is budget line is also called as। so budget line को price line भी कहा जाता है, outlay और expenditure line भी कहा जाता है और budget constraint भी कहा जाता है, इसलिए इसका correct answer है option D। so question number 43 is indifference curve। जनरली इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कभी भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करता। सो क्वेश्चन नंबर 44 इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन अंडर इंडिफरेंस कर्व मेथड इज गिवन बाय। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 45 इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व आर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व्स। सो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 47 इज विथ नॉमिनल इनकम फिक्स व्हाट हैपेंस टू रियल इनकम व्हेन प्राइसेस फॉल इन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 48 इज फॉर्मूला फॉर रियल इनकम इज गिवन बाय। सो जो रियल इनकम का फॉर्मूला है वो है नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। सो क्वेश्चन नंबर 49 इज change in a quantity demanded due to change in a price with nominal income constant is called as। so generally अगर हमारे प्राइस में चेंज आता है, सॉरी जनरली इन मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के लिए किसी की प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाती है तो जो क्वांटिटी डिमांड की गई होती है वो भी चेंज होती है, तो वो जनरली क्या होता है, प्राइस इफेक्ट होता है। So question number 50 is substitution effect is described as। so इसका correct answer है option B। so question number 51 is price effect is equal to। so जो price effect होता है वो income effect plus substitution effect होता है। so question number 52 is effect substitution is। so जो substitution का effect होता है वो negative होता है। so question number 53 is change in a quantity demanded due to change in real income is called as। मीन्स अगर हमारे इनकम में चेंज आता है तो जो हम प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं वो भी चेंज हो जाती है, तो जनरली ये क्या होता है कि इनकम इफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 इज अंडर हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
So question number 55 is under Slutsky substitution effect. So इसका correct answer है option D. Question number 56 is compensating variation in income is. So इसका correct answer है option A. So question number 57 is that variation in income which keeps consumers real income equivalent variation in income is. So इसका correct answer है option C. So question number 58 is cost difference is represented as. So इसका correct answer है option D. So question number 59 is income effect is. So इसका correct answer है option D. So question number 60 is as the income of family increases, the proportion of income spent on necessities falls and that on a luxury increases. This statement is given under which law? So इसका correct answer है option A. So question number 61 is which statement regarding Engel's curve is incorrect? So इसका correct answer है option D. So question number 62 is neutral goods are goods whose quantity demanded. So जो न्यूट्रल गुड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर उस हमारे इनकम में भी चेंज आता है तो जो हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो सेम रहती है, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल गुड्स. सो क्वेश्चन नंबर 63 is Engel's expenditure curve state the relation between. तो Engel's expenditure curve में क्या है कि जो इनकम है वो y एक्सिस पे है और जो एक्सपेंडिचर है वो x एक्सिस पे है. सो क्वेश्चन नंबर 64 is gift and goods have. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 65 is the goods whose consumption increases with the increase in prices are. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 66 is which statement regarding inferior goods are correct. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. सो क्वेश्चन नंबर 67 is pick the odd one out. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 68 is for gift and goods income effect is. सो गिफ्ट एंड गुड्स का जो इनकम इफेक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से लेस होता है. सो क्वेश्चन नंबर 69 is for inferior goods income effect is. सो inferior goods में भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो लेस होता है. सो क्वेश्चन नंबर 17 is इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव फॉर विच गुड्स. तो इनकम इफेक्ट जो नेगेटिव होता है वो इंफीरियर और गिफ्ट एंड गुड्स दोनों के लिए नेगेटिव होता है. सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 71 is if increase in price of one goods leads to increase in quantity demanded of other good and vice versa, the goods in question are. so जनरली इन मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो इनवर्सली किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स. सो क्वेश्चन नंबर 72 is if increase in price of one goods leads to decrease in quantity of other goods then the goods in question are. तो अगर मार्केट में किसी एक प्राइस की प्रोडक्ट बढ़ जाती है तो किसी दूसरे प्राइस की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं उसको. सो क्वेश्चन नंबर 73 is रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 74 is रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 75 is रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज आल्सो नोन एज. तो उसको बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है. So question number 76 is ordinal utility analysis is superior to cardinal utility analysis because of. इसका correct answer है option D. Question number 77 is choice reveals preference was given by. So इसका correct answer है option C. Question number 78 is income elasticity of demand. तो इसका correct answer है option D. Question number 79 is income consumption curve. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. सो क्वेश्चन नंबर 80 इज प्राइस कंजम्पशन कर्व. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए.
सो क्वेश्चन नंबर 81 इज विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व इज करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. सो क्वेश्चन नंबर 82 इज लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 83 इज इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ गुड्स विच शेप. सो इसका करेक्ट आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 84 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज. सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 85 इज कॉस्ट फंक्शन स्टेट रिलेशन बिटवीन. तो जो कॉस्ट फंक्शन होता है उसमें कॉस्ट एंड आउटपुट का रिलेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 86 इज इकोनॉमिक्स प्रॉफिट. जो हमारे कंपनी में प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसमें से जो अर्निंग्स होती है मीन्स रिवेन्यू होता है वो माइनस किया जाता है तभी हमें प्रॉफिट मिलता है. सो क्वेश्चन नंबर 87 इज अकाउंटिंग कॉस्ट आर. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 88 इज इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू मीन्स इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है वो अकाउंटिंग और एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लीकेट कॉस्ट होती है. So question number 89 is the cost of own resources employed in production is called as. So इसको accounting cost कहा जाता है. So question number 90 is value of next best alternative good that can be reduced with same value. So उसको opportunity cost कहा जाता है. ये हमने लास्ट के वीडियो में देखा था. So question number 91 is private cost is equal to. तो जो प्राइवेट कॉस्ट होती है वो इक्वल टू क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोर्न बाय द प्रोड्यूसर. सो क्वेश्चन नंबर 92 इज सोशल कॉस्ट आर. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 93 इज पिक द इनकरेक्ट वन आउट. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 94 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. Question number 95 is shape of average variable cost curve is. तो जो average variable cost curve होता है उसका shape generally क्या होता है? U shape होता है. So question number 96 is shape of marginal cost curve is. जो marginal cost curve होता है उसका shape upside down होता है. Question number 97 is average cost curve and average variable cost curve is intersect at the minimum point. मीन्स जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व के पॉइंट पे करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 98 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. Question number 99 is least possible average cost of production for any given level of output in long term is called as. So उसको long run average cost कहा जाता है. So question number 100 is shape of long run average cost curve is. तो long run average cost curve का shape जो होता है वो U shape होता है. तो question number 101 is economics of scale lead to. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लीड्स टू. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म दैट प्रोड्यूसेस ऑप्टिमम आउटपुट एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी इज कॉल्ड एज. सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ टोटल कर्व गिव्स. सो इसका करेक्ट आंसर है मार्जिनल कॉस्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एट. सो इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम पॉइंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है किनिथ जे एरो प्रोपोंडेड विच कंसेप्ट. सो इसका करेक्ट आंसर है लर्निंग कर्व. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्रीजेस as cumulative output increases. The statement was given under. So a statement learning curve के अंडर है. So next question है which among the following is not correct. So इसका correct answer है
ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शेप ऑफ लर्निंग कर्व इज, जो लर्निंग कर्व का शेप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स दैट आर यूटिलाइज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर कलेक्टिवली नोन एज। सो इसका करेक्ट आंसर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है प्रोडक्शन के वो क्या है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओरिजिनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के ओरिजिनल फैक्टर्स हैं वो क्या है कि लैंड और लेबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म लैंड इंक्लूड्स। जो टर्म है लैंड की उसमें क्या है, तो ऑल द मटेरियल्स दैट नेचर प्रोवाइड्स टू मैन फॉर फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है ए। सो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स मेंशन बिलो इज फॉल्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड फॉर लेबर इज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेजेस ऑफ लेबर एंड देयर सप्लाई आर। सो जो लेबर की वेजेस और उनका सप्लाई है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूनिट ऑफ लेबर इज कॉल्ड एज। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 120 is marginal revenue product of labor is described as। so इसका correct answer है option B। so question number 121 is capital is crystallized labor। this definition of capital was given by। तो ये definition जो है वो कार्ल मार्क्स की है। so question number 122 is which of the following is not a type of capital। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 123 इज कैपिटल फॉर्मेशन इज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 124 इज द 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन प्रॉपर ऑर्डर आर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 125 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 126 इज जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफ अ कंपनी गोज बैंकक्रप्ट द पार्टनर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द डेट विच कैन बी मोर देन देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स दैट काइंड ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड एज। तो उस लायबिलिटी को क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 128 इज इफ अ कंपनी गोज बैंकक्रप्ट द शेयर होल्डर्स फॉर पार्टनर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग डेट इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स ओनली। दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड एज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 129 इज अनलिमिटेड लायबिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। जो लिमिटेड लायबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिमस विथ नेशनल इनकम। सो नेशनल सेविंग is not synonymous to the national income। So
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टू सेक्टर consumer, household and business firm close the economy with government intervention with saving and investment, the condition for constant of circular of flow of money is। so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रूफ फॉर कंसिस्टेंसी of circular flow of money in a two sector economy with saving and investment is given by। so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Next question in a three sector economy condition for consistency of flow of money is given by। so इसका correct answer है option C, sorry option D। so next question है in a four sector economy net export is equal to। so इसका correct answer है option A। so जो हमारा next question है वो है in a four sector economy which of the relation between trade balance and foreign capital flows is incorrect। so इसका correct answer है option B। so next question है which sector is added to the three sector model of closed economy to form of four sector model। उसका example that is open economy। so इसका correct answer है option B। next question है GDP at a market price is। तो इसका correct answer है D। so next question है GNP at a market price is। so इसका correct answer है option A। so next question है GDP at factor cost। so इसका correct answer है option D। so next question है net factor income from abroad is। so इसका correct answer है option A। so next question है GNP at factor cost is। so इसका correct answer है option A। so next question है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल इनकम इज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पोजेबल इनकम इज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। So next question है which committee has been formed by the Securities and Exchange Board of India on government corporate governance। so जो कमेटी है वो सेबी ने हायर की है फॉर्म की है वो है उदय कोटक कमेटी। so next question है PM नरेंद्र मोदी has launched the राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान in which district of मध्य प्रदेश। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मध्य प्रदेश में कौन से जिले में लॉन्च किया है। तो वो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटीज हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट सिटी टू रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है the union cabinet has approved the hike of minimum support price for raw jute to तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which union ministry has launched the second edition of उन्नत भारत अभियान। जो यूनियन मिनिस्ट्री में सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है उन्नत भारत अभियान का वो है उसका करेक्ट आंसर है सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद गूगल इंडिया हैज लॉन्च 360-degree वर्चुअल रियलिटी वीडियो ऑन इनक्रेडिटेबल इंडिया।
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल डोमिनेटेड शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ राजस्थान अंडर विच शेड्यूल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो विच सिटी इज होस्टेड द 2018 सिक्योर इंडिया कॉन्क्लेव, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। सो विच सिटी इज होस्टेड द नेशनल खरीफ कॉन्फ्रेंस 2018, तो जो राष्ट्रीय खरीफ परिषद हुई थी 2018 में, वो न्यू दिल्ली ने होस्ट की थी। तो लास्ट क्वेश्चन है द जलालपुर डैम इज बिल्ट ऑन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, तो जो ये डैम है वो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। I hope this video is useful for you. If you like this video, please like and share this video and subscribe our channel. Thank you.